अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 4 का टॉपिक है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल के साइज के लिहाज से उसका सरफेस एरिया कितना होता है और सेल के साइज के लिहाज से उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये सारी की सारी हमने रेशो आज फाइंड करनी है। बहुत टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं, हर सेल एक तरह का नहीं होता। कुछ सेल्स बड़े होते हैं, कुछ सेल छोटे होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं वो ज़रा इलोंगेटेड होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, राउंड शेप होते हैं। तो सेल्स की फंक्शंस के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हमने लास्ट मॉड्यूल में भी पढ़ा था। तो अभी हम अगर देखें तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। और इसका साइज़ कितना होता है, तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज़ होता है। बहुत छोटा सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल यही कहलाया जाता है। बल्किएस्ट सेल के बारे में देखा जाए तो बल्किएस्ट सेल जो होते हैं वो बर्ड्स के एग्स होते हैं, वो बल्किएस्ट सेल होते हैं। बर्ड्स के जो एग होते हैं वो एक्चुअली एक सेल होता है, वो साइज़ में बड़ा इसलिए होता है कि उसने बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रखा होता है, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। डेवलपिंग एम्ब्रियो तो आउटसाइड से, सेल के आउटसाइड से फूड नहीं ले सकता, तो उससे फूड सेल के अंदर से ही लेनी है। तो वो सेल साइज़ में बड़ा होता है ताकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अब्जॉर्ब रह सकें और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो अवेलेबल हो सके। तो इस वजह से जो सेल्स होते हैं, जो बर्ड्स के सेल्स होते हैं, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। और लॉन्गेस्ट सेल कौन से होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो जो मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स क्यों होते हैं, इस वजह से कि इन्होंने मूवमेंट करवानी होती है और मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। जैसे कि मसल सेल्स हैं, ठीक है, मसल सेल का काम है पुल करते हैं ये बॉडी पार्ट्स को पुल करते हैं। जैसे मसल्स हमारी बोन के साथ अटैच होते हैं और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन मूव करती है। तो बोन्स चूँकि बहुत लेंथी बोन्स भी होती हैं, तो अगर लेंथी मसल्स होंगे तो उन बोन्स की मूवमेंट करवा सकेंगे। तो इस लिहाज से जो लॉन्गेस्ट सेल है वो मसल्स के होंगे। नर्व सेल्स के भी सेल जो होते हैं ना वो लॉन्गेस्ट होते हैं। वो इसलिए लॉन्गेस्ट होते हैं कि नर्व सेल्स का काम होता है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट करना होता है। तो मैसेजेस को जल्दी ट्रांसमिट करने के लिए इनके सेल्स का साइज़ का लेंथी होना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए ज़रा इलोंगेटेड होते हैं ताकि मैसेज को जल्दी से पहुंचाया जा सके। अब देखा जाए तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स स्मॉल साइज़ के क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि ये ब्लड वेसल्स में आ सकें। ब्लड वेसल्स जैसे कैपिलरीज जो होती हैं ना, ये बहुत बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अगर रेड ब्लड सेल्स साइज़ में बड़े होंगे तो वो कैपिलरीज के अंदर नहीं जा सकेंगे। तो जो सेल का साइज़ होता है वो छोटा होता है ताकि जो सेल्स हैं ये कैपिलरीज के अंदर भी जा सके और सेल के हर हिस्से तक जो है ना ब्लड को पहुंचाया जा सके। ओके, सेल साइज एंड शेप रिलेटेड टू सेल फंक्शन। इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो गया है कि सेल का जो साइज़ है और जो उसकी शेप है वो उसके फंक्शन के लिहाज से जो है ना वो रिलेट करती है, फंक्शन के मुताबिक जो है ना वो मैनेज की गई है। देखा जाए तो वॉल्यूम के लिहाज से जो सरफेस एरिया है वो डिफरेंट होता है। लार्ज सेल्स को होते हैं ना उनका लार्ज जो है ना वो सरफेस एरिया जो है ना वो लेस होता है, लेकिन जो स्मॉल सेल्स होते हैं ना उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब होना तो यूँ चाहिए ना कि जो वॉल्यूम के लिहाज से, ये हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के लिहाज से, ठीक है, होना तो यूँ चाहिए कि ना जो लार्ज सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, जो स्मॉल सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना अगर एक बॉक्स है और मैं कह देती हूँ कि ये जो बॉक्स है इसका टोटल वॉल्यूम इस वक्त जो मौजूद है वो तकरीबन 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब है। 20 यहाँ से शायद नज़र नहीं आ रहा, 20,000 माइक्रोमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब देखा जाए कि अगर इतने से वॉल्यूम में ये एक सेल है, लेकिन अगर इतने से वॉल्यूम में
के अमाउंट में हो, जैसे ये सेल आपको नज़र आ रहे हैं, सारे ज़्यादा इतने ज़्यादा सेल्स हैं, तो देखा जाए तो इनमें सेल्स का तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। और जबकि हम अगर इस सेल में देखें तो इस सेल में सरफेस एरिया इस लिहाज से कम बनेगा। तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि अगर हम वॉल्यूम के लिहाज से देखें, जो लार्ज सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है और जो स्मॉल सेल्स होते हैं ना उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक लार्ज सेल का अगर सरफेस एरिया हम देखते हैं, वो कितने, इसकी 6 साइड्स हैं, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 30 माइक्रोमीटर से, क्योंकि इसकी जो हाइट है, विड्थ है, लेंथ वो जो है ना वो 30 से माइक्रोमीटर है। तो हमने ये सारी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल सरफेस एरिया आया वो 5400 माइक्रोमीटर क्यूब आ गया, जो कि एक सेल था लार्ज वाला जिसका वॉल्यूम 20,000 माइक्रोमीटर क्यूब था। इसी तरह हमने इतने ही वॉल्यूम के कुछ छोटे छोटे से सेल्स ले लिए जो कि नंबर में 27 है। अब हमने एक सरफेस एरिया मालूम करना है, सिर्फ एक स्मॉल क्यूब का, सिर्फ इतने से हिस्से का एक सेल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए इसकी 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स को हमने 10 माइक्रोमीटर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसकी एक साइड जो है वो 10 माइक्रोमीटर है, तो ये आ गया 600 माइक्रोमीटर क्यूब। चूँकि ये एक सेल का सरफेस एरिया हमने मेजर किया था, टोटल 27 है, तो हमने 600 को मल्टीप्लाई कर दिया 27 के साथ। तो ये टोटल जो सरफेस एरिया आ गया वो 16200 माइक्रोमीटर क्यूब आ चुका है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया तो स्मॉल सेल्स का ज़्यादा बना और जो लार्ज सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो कम है। वॉल्यूम दोनों सूरतों में सेम ही रहता है, जैसे कि दोनों सूरतों में जो लार्ज सेल था उसका भी 27,000 माइक्रोमीटर था और जो स्मॉल सेल्स थे उनका भी टोटल वॉल्यूम 20,000 सेंटीमीटर क्यूब ही था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज टू एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वर्क्स टू लिमिट सेल साइज। देखें सेल के जो फंक्शन को ना, इसका जो सरफेस एरिया वो लिमिट्स कर देता है। इसमें इस तरह से है कि न्यूट्रिएंट सेल को चाहिए होते हैं उसके वॉल्यूम के लिहाज से। अगर कोई सेल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और अगर कोई सेल छोटा है, वॉल्यूम कम है, तो उसको कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो लार्ज सेल होते हैं ना उनका वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है लेकिन सरफेस एरिया कम होता है, तो वो उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को ले नहीं पाते। और जो स्मॉल सरफेस एरिया होता है वो अच्छे तरीके से अपने वॉल्यूम के लिए न्यूट्रिएंट्स को ले पाते हैं। अच्छा जी, सेल साइज इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी ज़्यादा हो जाएगी और रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन की भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो स्मॉल सेल्स होंगे उसके लिए बिल्कुल ये उल्टो का। अच्छा, सेल जैसे टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स जब लेंगे और एक स्ट्रीट भी करेंगे वेस्ट को, तो वो सरफेस एरिया की मदद से ही ये सारा काम कर रहे होते हैं। लार्ज वॉल्यूम अगर होगा सेल्स का, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, लेकिन अगर लार्ज सेल्स जो हैं ऐसा होता है कि ना कम सरफेस एरिया, तो ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लार्ज वॉल्यूम वाले सेल को लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका सरफेस एरिया कम होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को कम ले पाता है। इससे हमें जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि मेम्ब्रेन्स ऑफ जो स्मॉल cells can serve their small volumes more easily than the membranes of large cells। जो large cells के membrane है वो अपने वॉल्यूम्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ अच्छे से सर्व नहीं कर सकते, और जो small cells हैं वो अपने सेल्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ अच्छे से जो है ना वो अपने न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अवेलेबल कर सकती हैं। मज़ीद वीडियोज़ और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल सनिया टीचर। शुक्रिया।